साथियों, सबको नमस्कार। श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ की ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, इतिहास की कक्षाओं के क्रम में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल थे, उनकी महत्वपूर्ण जो सामग्री थी, उनके बारे में आपने बखूबी गहराई से अध्ययन किया। आज का जो विषय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए अगर हम ऊपर ले या बाहरी ओर से या तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या उसकी विशेषताएं निकल के आती है, उनके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। दोस्तों, आज इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम पड़ाव की ओर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन विशेषताओं को लेकर उद्भूत हुई थी, ये एक तुलनात्मक रूप से सारांश के रूप में अध्ययन आता है। इस अध्ययन के आधार पर जो जानकारी हम प्राप्त करेंगे वो है सिंधु घाटी की विशेषताएं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता का जो आज का टॉपिक है उसमें आता है बिंदु। दोस्तों, वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले अपन बिंदु ले रहे हैं वो है कृषि। दोस्तों, उनका कृषि का मतलब यह है कि वो उत्पादित सामग्री जो क्या क्या अनाज उगाते थे, उन अनाज का भंडारण कैसे करते थे, विदेशों में निर्यात क्या करते थे, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कृषि के बारे में जो पहला बिंदु आपको बताया गया है दोस्तों, वो ये बताए गए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जैसे चावल की बात आती है तो वो चावल की क्या विशेषता है वो बात लेके चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, चावल का उत्पादन करते थे। कहाँ से मिला है चावल का? मैंने प्रमाण आपको बताया दोस्तों, कहाँ से? लोथल से बताया था कि लोथल से चावल के प्रमाण मिलते हैं। आगे चावल उत्पादन का साक्ष्य लोथल था। आगे रंगपुर, ये भी गुजरात का स्थल है, वहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। आगे कि सिंधु घाटी सभ्यताओं को गन्ने की जानकारी नहीं थी, लेकिन आगे चलकर जो है सौराष्ट्र, जो गुजरात का प्रदेश है, वहाँ पर बाजरे की खेती से ये लोग परिचित हैं। बाजरे के प्रमाण अपने कालीबंगा से भी प्राप्त होते हैं। रोजदी जो गुजरात है, वहाँ से एक उसी से मिलती जुलती एक जो अनाज है उसका नाम है रागी। उस रागी का प्रचलन भी सौराष्ट्र क्षेत्र में रहा है। आगे चले कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे पड़ा, यहाँ से किस फसल के कारण ये सिंधु नाम पड़ा। सिंधु से हम हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान नाम बना है, ये आधार देखते हैं। दोस्तों, विश्व में कपास उगाने का एकमात्र केंद्र जो थे वो सिंधुवासी थे। सिंधुवासी सबसे पहले प्रथम या विशाल स्तर पर जो है कपास का उत्पादन करते थे, और मेसोपोटामिया में जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, ईरान इराक के जो लोग थे, वो हमारे सिंधु, इसके लिए कपास के लिए सिंधु शब्द का प्रयोग करते थे। इसके लिए उन्होंने जिस नदी के किनारे कपास का अधिकतम उत्पादन होता था, उस नदी और उस घाटी, उस वैली को उन्होंने सिंधु नाम दिया है। आगे चलकर यूनानियों के द्वारा जब सिंधु भाषा जो शब्द है उसका उच्चारण करते समय इन्होंने सिंडन, सिंधु को सिंडन कहना शुरू किया, और सिंडन से आगे चलकर क्या बन गया दोस्तों? इंडियन, INDIN, इंडियन जो शब्द है दोस्तों वो सिंडन शब्द से बना है, जो कि ये शब्द किसने दिया? यूनानियों ने। और हमारा जो सिंधु शब्द है जिससे आगे चलकर हिंदू शब्द बना है वो किसने दिया है दोस्तों? मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया है। आगे चले दोस्तों, सिंधुवासी लोग खेती करते थे, तो खेती के लिए क्या प्रमाण मिले हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सिंधुवासी लोग हल का प्रयोग करते थे, खेती की जुताई निडाई के लिए जो है हल का प्रयोग करते थे। तो हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? प्राक कालीबंगा, कालीबंगा का जो सिंधु स्तर है उससे भी नीचे वाले स्तर पर जो है हल के साक्ष्य मिले हैं। और मैंने बताया था कि खेत जो हल के द्वारा जो बनाया गया था, जोता गया था, वो कहाँ से मिला है? एकमात्र जो है कालीबंगा से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। आगे चले तो हल ओरिजिनल रूप में या उसके खिलौने के रूप में कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो खिलौना हल देखते हैं दोस्तों, पाकिस्तान के जो बहावलपुर है उसके चोलिस्तान और भारत में जो हरियाणा वाला स्थान है वहाँ से क्या मिला है दोस्तों? बनवाली से हमें मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। इसका मतलब पाकिस्तान के चोलिस्तान और भारत के बनवाली से भी हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों?
हल का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अपन ने ये देखा है कि देखो सिंधुवासी लोग जो खेती का उत्पादन करते थे उसके क्या क्या साक्ष्य दिए गए हैं। आगे चले दोस्तों कि सिंधुवासी लोग जो हैं पशुपालन में रुचि रखते थे या नहीं रखते थे। थोड़ा सा मैं पशुपालन कृषि से बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अगर कृषि करते थे तो हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी अन्न के भंडार देखे थे। तो अन्न के भंडार में क्या संग्रहण करते थे दोस्तों, किस लिए बनाया गया था, वो अनाज का संग्रहण करके समय आने पर जो है विदेशियों को निर्यात करने के लिए प्रयोग आता था। इसलिए निर्यात की भारत से या सिंधु घाटी सभ्यता के निर्यात की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी, अनाज था। और उस अनाज के द्वारा जो हमें विदेशों जो धन या जो हमें धन या अन्य सामग्रियां प्राप्त होती थी, इसके कारण जो हम दूसरी दुनिया के लोगों पर हम क्या थे, सिरमौर थे। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के में पशुपालन की क्या विशेषता है, क्या ये लोग किस किस पशु को पालते थे, किस पशु की जानकारी हमें मिलती है। देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे या किससे परिचित नहीं थे, तो उसमें बात आती है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी और घोड़े से थोड़ा बहुत परिचित थे। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से हाथी के दांत मिलते हैं, हाथी से जो बनी हुई जो पैमाना है वो भी प्राप्त होता है। इसका मतलब किससे परिचित है, हाथी से। लेकिन घोड़े की जो अवशेष है वो बाद में मिले हैं। मुख्य जो परिपक्व संदर्भ स्थल है वहां से घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन बाद में चलकर उनको पालतू बना लिया था। आगे चल के चलते हैं, सूरकोटड़ा जो गुजरात का स्थल है, मैंने बताया था कि इसके ऊपरी स्थल से जो 5 संस्कृतियां मिली थे वो 1700 के बाद 1600 या 1500 ईसा पूर्व में जो है घोड़े के अस्थि पंजर यहाँ से प्राप्त हुआ है। और राणा गुंडई जो नामक स्थान है वहां से घोड़े के दांत, जबड़ा, निचला जबड़ा जो है दांत का प्राप्त हुआ है। आगे लोथल और रंगपुर जो गुजरात के स्थान है वहां पर घोड़े की मृणमय मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां ऐसी जो है मिली है टेराकोटा की, जिससे अनुमान लगा सकता है कि ये घोड़े से सामान्य रूप से परिचित थे। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो गेंडा है वो एकमात्र यहाँ से प्रमाण मिलता है कि गेंडा केवल यही भारत में ही जानकारी में मिलता। आमरी जो कि प्राक संदर्भ स्थल है वहां से प्राप्त होता है। यहाँ से और क्या मिलते हैं, बंदर, भालू, खरहा जो जंगली जानवर जो घोड़े का ही एक रूप है, उनकी जानकारी इनको प्राप्त होती है। आगे इनकी जो जानकारी होती है इन पशुओं की कहाँ से मिलता है, सीधे सीधे इनके अस्थिअवशेष मिलते हैं क्या, नहीं है। इनके जानकारी जो है मिलती है, इनकी पुष्टि होती है मोहरों से जो सिलटप्पे होते हैं उनसे। आगे चले कि ताम्र तस्तरियाँ जो कि खाने के लिए काम में लाई जाती थी, उन पर चित्र बने हुए थे, इन चित्रों से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन टाइगर, चीते के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि मोहरों पर जो है चीते के प्रमाण जो है लोथल से भी मिले और काली बंगाल से भी प्राप्त हुए थे। तो ये शेर जो आधुनिक समय का जो लोयन है उससे परिचित ये लोग नहीं थे। दोस्तों ये पशुपालन की बात थी। पशुपालन के बाद हम चलते हैं कि ये लोग व्यापार और वाणिज्य में इनकी क्या विशेषता थी। इसका मतलब है कि भंडारण करते थे, जो बंदरगाह बने थे, सुक्का गंडौर भी था, लोथल भी था, तो इन बंदरगाहों से विदेशियों में आयात निर्यात आना जाना होता था। इनके प्रमाण जो हैं इस जो व्यापारिक और वाणिज्य की व्यवस्था है उनमें दर्शाई गई है। आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या प्रमाण मिलता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो किससे परिचित नहीं थे, मुद्रा से। मुद्रा का मतलब है कि ऐसा कोई सिक्का या ऐसी कोई क्या नाम मापक रुपया या ऐसी कोई जो मुद्रा प्रचलन में नहीं रही है जिसका कि उसका लेन देन करने में प्रयोग में लाया जाए। उसका मुद्रा का प्रचलन नहीं होने से फिर वो क्या किस प्रकार से लेन देन करते थे, वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहलाता है। आगे चलते हैं, किसी भी पुरास्थल से इस मुद्रा के या सिक्के के प्रमाण नहीं मिले हैं, ये बात तय है। आगे चलते हैं कि जो व्यापारिक लोग हैं इन वस्तुओं की क्या करते थे, पैकिंग करते थे। गठड़ियाँ, सूती कपड़ा प्रचलन में था, उनकी जो गाठड़ियाँ हैं उनको पैकिंग करके उन गठानों के ऊपर किस व्यापारी की क्या गठान है इसलिए उसके ऊपर क्या लगाई जाती थी, मोहर की छाप लगाई जाती थी कि ये अमुक व्यापारी का माल है, ये अमुक व्यापारी के उस स्थान पर जाएगा। इस प्रकार की मोहरों की छाप लगाई जाती थी।
लोथल जो कि व्यापारिक स्थल था, बंदरगाह था, वहां से मोहरबंद मिली है। मोहरबंदी मिली। मोहरबंदी का मतलब कपड़े पर लगाई हुई छापे प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो यातायात के लिए क्या प्रयोग में लाए जाते थे? वो लोग जो है दोस्तों, मिट्टी की जो गाड़ी होती थी 2 पहिए की, ऐसी गाड़ी से लेन देन या आना जाना हुआ करता था। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सारे सभ्यता के लोग आना जाना और माल को लाना ले जाना करते थे, लेकिन प्रमाण के रूप में देखें तो 2 पहिए वाली खिलौना गाड़ी कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। इसी प्रकार चले, कांसे की बनी हुई 2 पहियों की खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है? जो है ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। चनोदड़ो से भी मिली है, लेकिन चनोदड़ो से जो है दोस्तों 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली। 4 पहिए का मतलब है कि उसको खींचने वाले बैल जो जुटे हों और उसके जो है 2 की जगह 4 पहिए लगे हों, ट्रॉली की तरह खींचने के जो प्रमाण है वो कहाँ से मिले दोस्तों? चनोदड़ो से प्राप्त हुए। आगे चलें कि ये जो लोथल से जो अल्वेस्टर पत्थर पर बना हुआ एक बड़ा पहिया प्राप्त हुआ है। अब पहिए के बारे में कथन ये है कि ये जो पत्थर है, ये पहिया है, ये गाड़ी का है या चाक का था। विद्वान ज्यादातर इसे गाड़ी का पहिया मानते हैं और चाक के लिए भी उसी का प्रयोग करते थे, जिससे भी ये गोलाकार बर्तन बनाए जाते थे। आगे चले दोस्तों कि बनवाली जो हरियाणा में है, वो सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के निशान भी बने थे। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और यह सत्य है कि ये लोग व्यापार में काफ़ी उन्नत थे। व्यापार वाणिज्य के साथ ही इसी में और दर्शाए गए हैं कि ये जो लोग थे आयात निर्यात करते थे। मापतोल की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में देखें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या है? नाव का चित्रांकन किया हुआ मिलता है। किस पर? मोहर। जो छाप थी ना, मैंने बताई थी, एक नौकाकार मोहर प्राप्त हुई है। इसी प्रकार लोथल से जो है एक मिट्टी की बनी हुई क्या निर्मित खिलौना की नाव, मैंने अभी पूर्व की क्लासों में आपको मैं चित्र दिखाया था। आगे चलते हैं। सिंधु वासियों का जो है दोनों तरह का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार काफी उन्नत रहा है। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यताओं के क्षेत्रों से लेन देन और हमारे बंदरगाहों से दूसरी सभ्यताओं को विदेशियों से आना जाना या लेन देन करना क्या कहलाता है दोस्तों? ये है बाहरी व्यापार। इन दोनों में ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सभी सभ्यताओं से जो उच्च थे। आगे सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण, जहाज की बात करें तो ये जहाज निर्माण और नावों के द्वारा समुद्री व्यापार करते थे। लोथल से मैंने बताया था दिशा मापक यंत्र जो कि दिशा को दर्शाने के काम आता था, ऐसी पुष्टि वहां से हुई है। और लोथल से एक और बात मिली है, क्या? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा से बारे में बताया गया है कि गोदीबाड़ा जो होता है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज आकर रुकते हैं, ठहराते हैं, वहाँ से माल छोटी नावों से किनारे तक पहुँचाया जाता है। ऐसा मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना जो है डाकयार्ड, वो केवल मात्र लोथल से मिलता है, जो भी ये पुष्टि करता है क्या? विदेशी व्यापार की पुष्टि करता है। आगे ये सिंधु की जो सभ्यताएं हैं वो समुद्री व्यापारिक पड़ाव के रूप में बंदरगाह थी। जो समुद्र के किनारे जैसे सुत्का गेंडोर है, लोथल है, ये जो स्थान है ये व्यापारिक बस्तियां थी, नगर थे और व्यापारिक केंद्र भी रहे हैं। आगे मेसोपोटामिया जो इराक में है, इराक की सभ्यता को भी कहते हैं, इससे व्यापारिक संपर्क जो है स्थल और समुद्री दोनों मार्ग से होता था। मेसोपोटामिया जो इराक वाला केंद्र है, हम समुद्र के मार्ग से भी उनसे व्यापारिक लेन देन कर सकते थे और स्थल मार्ग से जो बलूचिस्तान में होकर जाता है वहां से भी हम व्यापारिक लेन देन कर सकते थे। ईरान जो बलूचिस्तान से ईरान से हम मेसोपोटामिया इराक की तरफ जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये स्थिति अपन ने पढ़ी है सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यापारिक और वाणिज्यिक स्थिति है। आगे हम इसकी विशेषताओं में बात लेके आते हैं सेंधव लिपि। दोस्तों इस सेंधव लिपि से प्रश्न बन सकता है, जरूर आ जाए ये नहीं कह सकता, लेकिन इसके बारे में आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, लेकिन गहराई से एक बार पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि की जानकारी रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, लेकिन उस लिपि को हमने अभी पढ़ा है या उसके भावों को सही सही जाना है क्या? नहीं जान सकते हैं। अगर हमने लिपि को लिखा है जान नहीं सकते हैं। कौन से काल की रखी है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक दृष्टि से कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और आगे आने वाली सभ्यता जो अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता दोनों सम्मिलित की गई हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मोहरों पर, चित्रों पर या कहीं पर जो जो इनके जो मोहर थे या सिलटप्पे थे, मूर्तियां थी, उन पर इस लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। विधिवत ढंग से इस लिपि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लिपि या लेखन कला से परिचित थे, ये सुनिश्चित है। आगे चलें कि सिंधु लिपि के बारे में, जो ये लिपि लिखी गई है, इसके बारे में सर्वप्रथम विचार या इसके बारे में जानकारी व्यक्त किसने की है? तो तात्कालिक हमारे जो प्रथम जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर निर्देशक थे ए कनिंघम, उन्होंने विचार व्यक्त किया था कब? 1873 ईस्वी में। ठीक है, आगे चले कि इस लिपि को विधिवत ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने का प्रयास, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया है? तो 1925 में जब जॉन मार्शल निदेशक रहे हैं, उस समय में वेडेल महोदय या A.L. वेडेन महोदय ने इसका प्रयास किया है। आगे चलें कि सिंधु लिपि के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ हैं, किस प्रकार के हैं? ज़्यादातर चित्रात्मक हैं। और चित्र देखकर, जैसे मान लो मछली का चित्र है, स्वास्तिक का चित्र है, या किसी प्रकार के त्रिशूल का चित्र है, और या किसी प्रकार के जो है किसी एरो का चित्र है, इस चित्रों को देखकर हम उसकी भाषा का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई जीव है, कोई जीव का चित्र रूप में बनाया गया है, तो जीव हमेशा भाव को दर्शाता है। और चित्र है तो इस लिपि का एक दूसरा नाम है भाव चित्रात्मक लिपि भी कहें तो कि दोस्तों अतिशयोक्ति चित्रात्मक जो है लिपि कहलाएगी, जो कि अतिशयोक्ति नहीं है। चित्रात्मक चित्र है और चित्रों के द्वारा वो अक्षर लिखे गए हैं। कहीं कहीं पर भाव चित्रात्मक है, इसलिए इस लिपि का दूसरा नाम क्या है? भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। एक है कि यहाँ कहीं कहीं पर बहुत अल्प साक्ष्य और कहीं पर अक्षर ज्यादा लिखे हुए हैं, ऐसी लिपि भी मिलती है। आगे जाता है, सामान्य माना जाता है कि सिंधु लिपि जो कौन सी थी? चित्रात्मक लिपि थी, कहीं कहीं भाव चित्रात्मक थी, ये दोनों बात आती हैं। इनमें मछली, चिड़िया, मानवाकृति के जो चिन्ह हैं वो देखने को मिलते हैं। एक और बात, इस लिपि को लिखने का ढंग कैसा था? ये इस बात में दर्शाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि लिखते थे उसके नमूने किस रूप में मिले हैं और उस लिपि को किस प्रकार लिखा जाता था वो देखिए दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो जो लिपि थे उसके नमूने हमें कहाँ से मिले हैं? जो लिखे गए नमूने मिले हैं वो दाएं से बाएं लिखे गए, दायां ये और बायां ये। जो आपका सीधा हाथ है वो दायां है और ये बायां है, जबकि हम अपन देवनागरी लिपि में उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं की ओर। और ये जो लोग लिखते थे शुरू में कैसे? दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, जो कि वर्तमान में फारसी या उर्दू लिखी जाती है। उर्दू हमेशा इस प्रकार से उल्टी लिखी जाती है और ये जो लोग हैं उल्टी लिखने का प्रयास किया था। बाद में देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी गई है। तो बाएं से दाएं जो लिखी जाती है वो ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आता है, धीरे धीरे जो ये भाषा है वो दोनों ओर से लिखी जाने लगी। कैसे? जैसे ये दायां है और ये बायां है। अब दाएं से मैंने बायां लिखा उर्दू की तरह, लेकिन बाद में प्रचलन हो गया बाएं से दाएं की ओर। तो इस तरह की जो लिपि चली वो इस तरह की दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह का लेखन क्रम चलता रहा। तो ये जो चित्र बनता है वो किस प्रकार से है? गोमूत्र की समान बनता है, इसलिए इसका नाम एक और क्या पड़ा है दोस्तों? गोमूत्रिका लिपि पड़ता है। और गोमूत्रिका लिपि जो है अंग्रेजी में इसको क्या कहा गया है दोस्तों? बुस्ट्रोफेदन या फेदन लिपि कहा जाता है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं दोनों ओर लिखने की जो विधि है वो क्या कहलाएगी? बुस्ट्रोफेदन। आगे चलते हैं कि ये जो ऐसी जो क्या नाम लिपि है वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से ठीकरे। ठीकरे का मतलब होता है आपके वो जो पूरा उसे जो मिट्टी के कलश या बर्तन होते हैं उनकी जो कराचे मिलती हैं वो ठीकरे मिलता है। एक और, इन लिपि में सर्वाधिक कौन सा अक्षर प्राप्त होता है? तो वो यू आकार का अक्षर या मछली के चित्र सर्वाधिक रूप में मिलते हैं। चित्र में पूछे तो किसके सर्वाधिक चित्र हैं? तो मछली के। कौन सा आकार ज्यादा है? तो अंग्रेजी के यू आकार का।
अंकन किया हुआ है। आगे चलते हैं। सामान्य रूप से ये जो सिंधु लिपि है दाएं से बाएं की ओर बाद में लिखने का प्रचलन बन गया था और भारतीय लिपियों के हिस्से से आविष्कार हुआ और भारतीय में कौन सी ब्राह्मी या देवनागरी लिपि बन गई है जो कि हम अभी बाएं से दाएं लिखते हैं। आगे चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानना चाहेंगे विशेषताओं के आधार पर, वो ये था कि ये लोग बाहरी लोगों से आयात निर्यात करते थे। हमारे पास जो सामग्री उत्पादित होती थी उनका विधिवत ढंग से जो है परिष्कार करके उसको निर्मित सामग्री करके विदेशों में निर्यात करते थे। लेकिन वहां से क्या लाते थे, जैसे कि आपको पता है वस्तु विनिमय था, तो वस्तु विनिमय था तो वो वस्तु के बदले वस्तु ही तो लाएंगे। जो उनको जरूरत के सामान होते थे वो सामान वो विदेशों से लाते थे और बड़े स्तर की जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट तक आजकल जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इस बिंदु पर आप एक बार ध्यान आकर्षित कर लें कि जो कि ये लोग कौन सी सामग्री कहाँ से लाया करते थे, बहुतायत सामग्री, वो इस पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों कि कौन से क्षेत्र से क्या सामग्री लाते थे। दोस्तों इस चित्र में देखते हैं कि ये लोग कच्चा माल यहाँ वहाँ से लाते थे और यहाँ से फिर पक्का माल प्यूरिफिकेशन उस माल का निर्माण करते थे। देखते हैं दोस्तों कि ये जो सामग्री लेके आते थे, टीन जो कि किसमें मिलाते थे, तांबे में परिपक्व बनाते थे, वो अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। भारत के ये जो भारत का नक्शा है, इस भारत के नक्शे को ध्यान में रखकर आप अपने दिमाग को दौड़ाएं कि ये जो पाकिस्तान है ये तो वर्तमान उस समय भारत में था, लेकिन अब जो है अफगानिस्तान और ईरान, इसका मतलब यहाँ और यहाँ से जो है ये लोग क्या लेके आते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग टीन का आयात करते थे, लेके आते थे अपने साथ में। आगे आता है तांबा। तांबे की बात करें तो ये जो तांबा है दोस्तों, वो तांबा कहाँ से लेके आते थे, तो तांबे की बात करें तो ये राजस्थान के क्षेत्र में प्रचलित था और वहाँ से भी बात करें कि तांबा जो बात आती है किस लिए, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता है, तांबा में टीन मिलाकर कांसा बनाते थे परिपक्व मजबूत धातु, तो इनको तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त होता था। ये उस समय की सिंध सभ्यता में ही सम्मिलित हैं, जो कि ये चूरू और यहाँ से जो है खेतड़ी से ये लोग तांबा ले जाया करते थे। आगे चांदी की बात करें तो ये चांदी कहाँ से लाते थे, ईरान और अफगानिस्तान, जहाँ से टीन लाते थे वहाँ से ही टीन जहाँ से लाते थे वहाँ से भी ये चांदी ले आते थे। आगे चलते हैं सोना। सोने के बारे में प्रश्न पूछा गया, तो ये दोस्तों दो जगह से लाते थे, एक तो अफगानिस्तान और एक फारस के दक्षिण भारत, फारस से और एक दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में जो वर्तमान में भी सोना निकाला जाता है उन्हें खदानों से ये लाते थे, लेकिन यहाँ से बहुत कम। ज़्यादातर जो है फारस और अफगानिस्तान से ये लोग क्या लेके आते थे दोस्तों, सोना लेकर आते थे। आगे चलते हैं लाजवर्द। लाजवर्द एक धातु है जो कि आभूषणों में या श्रृंगार के लिए काम में लाई जाती है। ये जो लाजवर्द है वो मेसोपोटामिया, इराक और अफगानिस्तान से लाते थे। अभी तक जो हमने देखा है ज़्यादातर जो सामग्री है वो कहाँ से लाई जा रही है, अफगानिस्तान से, लेकिन बदले में हम भी तो अनाज और बहुत सारी सामग्री, निर्मित सामग्री, सूती कपड़ा और ये निर्यात करते थे, बदले में ये सामग्री हम लेके आते थे। सलखड़ी, यह जो सलखड़ी जो पत्थर हैं, ये पत्थर कहाँ से लाया जाता था, जहाँ पर मोहरें या इनके जो औजार या इनकी जो मूर्ति या जो इनके क्या नाम बताते हैं मोहरें, ये जो बनती थी वो कहाँ से लेके आते थे। तो ये जो सलखड़ी जो पत्थर है वो दोस्तों एक तो बलूचिस्तान में मिलता था, जो कि ये पाकिस्तान के ये क्षेत्र बलूचिस्तान कहलाता है, और उसके बाद राजस्थान और गुजरात से, ये यहाँ से इन पत्थरों यहाँ से और यहाँ से ये लोग ले मंगाते थे। अभी आप कहोगे सर राजस्थान और गुजरात तो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र ही था, हाँ, लेकिन केंद्र तो था, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बहुतायत कहाँ से आता था, वो केंद्र दर्शाया जा रहा है। तो आगे चले, नील रत्न। नील रत्न का मतलब नीला पत्थर या नीले जो आभूषण निर्माण के लिए लाते थे वो कहाँ से लेके आते थे, नील रत्न लाते थे बदख्शां, जो अफगानिस्तान के सबसे उत्तर में पड़ता है, वहाँ से ये लोग क्या नील रत्न लेके आते थे। हरित मणि, ये भी हरित जो आजकल जो तांबा पन्ना जो इस तरह का होता है, ये पत्थर जो है कहाँ से लाते थे नीलमणि, दक्षिणी एशिया से। दक्षिणी एशिया का मतलब ये होता है कि दक्षिणी एशिया का मतलब इधर जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये जो वाला प्रदेश है, यहाँ से ये श्रीलंका वाला जो प्रदेश है, यहाँ से ये लोग आयात करते हैं।
शंख और कोड़ियां। शंख का बना हुआ स्केल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, तो शंख का कारखाना कहाँ था? जो है लोथल में। अब वहां से तांबा और शंख का कारखाना था, तो ये कोड़ियां शंख का जो सामान है कहाँ से? नहीं, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत से ये लोग क्या मंगाते थे? शंख और कोड़ियां, सीपियां। आगे आता है शीशा। शीशे के साक्ष्य में हमें मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो के वृहत स्नानागार में। वृहत स्नानागार के पेंदे में जो जिप्सम और शीशा का मिलावट करके जो नीचे के पेंदे की जो छत बनाएगी जिससे पानी का रिसाव ना हो, ऐसी बहुमूल्य धातु का उपयोग वो उसके लिए उपयोग में लाते थे। इसका कलात्मक रूप से या तकनीकी रूप से प्रयोग में लेते थे। शीशा जो है ईरान से भी लाते थे, अफगानिस्तान से भी लाते थे और राजस्थान से भी निकाला जाता था, लेके आते थे। आगे आता है 12वां शिलाजीत। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि पत्थरों से निर्मित होती है। पत्थरों के चट्टानों के बीच में गर्मी के कारण या उष्मा के कारण जो पत्थरों से जो पिघलकर जो आयुर्वेदिक औषधि मिलती थी वो दोस्तों हिमालय प्रदेश से लाए जाते थे। आज भी वर्तमान में भी हिमालय की चट्टानों में जो है इन औषधि का निर्माण होता है। ये जो है दोस्तों शरीर वर्धन और अपने शरीर की पुष्टि के लिए जो है काम में लाई जाती है। ये दोस्तों आयातित कच्ची सामग्रियां थी जो कि मैंने बताया था। आप जो हैं जब भी इनके बारे में आप एक बार क्लास को देखेंगे तो आप एक भारत का नक्शा बनाकर सामने रख दें और भारत के नक्शे में जैसे ही नाम आए कि अफगानिस्तान, ईरान, तुरंत वो अपनी निगाह दौड़ा लें, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। आगे चलें कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनके बारे में बताया जाता है कि इतनी परिपक्व ये व्यवस्था थी या इतनी उच्च ये संस्कृति थी, लेकिन धीरे धीरे जो है पतन की ओर चली गई, विनाश की ओर चली गई। क्या कारण रहा है, किस स्थिति में रही है दोस्तों? मैं सामान्य रूप से एक बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विद्वानों के मत हैं वो तो आपको ध्यान में रखना ही है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से भी मैं आपको बता देना हूँ कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे गए हैं। जैसे आपके पश्चिमोत्तर भारत जो है उस क्षेत्र में ये संस्कृति के लोग रहते थे, लेकिन ये संस्कृति के लोग ये आपका अफगानिस्तान और ये आपका राजस्थान और ये आपका गुजरात वाला प्रदेश है। ये सिंधु नदी बहती है और ये इसकी सरस्वती नदी बहती थी। इस नदी के आसपास के क्षेत्र में जैसे आपको बताया गया है कि ये सिंधु सभ्यता के लोग त्रिभुजाकार में रहते थे और ये जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि काफ़ी मजबूत स्थल थे, ये जो विकसित स्थल थे, और आपका ये कालीबंगा यहाँ पर स्थित था। इसी प्रकार जो आपका स्थल लेता हूँ कि आपका ये लोथल है, ये आपका धोलावीरा है, ये जो स्थल है काफ़ी विकसित मिले हैं। लेकिन धीरे धीरे इस सभ्यता के लोग इधर गए हैं या इधर गए हैं या ये लोग जो हैं यहीं पर नष्ट हो गए हैं, इसके बारे में वर्णन पूछा जाता है। तो सामान्य रूप से व्यवहारिक दृष्टि से यह आता है कि क्षेत्र विशेष में मान लो कि यहाँ बाढ़ आ गई सिंधु में, तो सिंधु नदी में बाढ़ आ जाने से ये लोगों ने अपना विस्तार इधर भी कर लिया तो इधर भी कर लिया। यहाँ पर भूकंप आ गया तो इन लोगों ने अपना विस्तार, इधर रेगिस्तान आ जाता तो इन्होंने इधर की ओर कर लिया। तो दोनों भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से इन्होंने पश्चिम की ओर भी अपना जो है पड़ाव बिछाए हैं और इधर जो है उन्होंने अपना निवास स्थान किया। लेकिन अगर ये कहें कि ये लोग यहाँ पर रहते हुए मर गए तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि जैसे वर्तमान में अभी महामारी चल रही है, इसी प्रकार क्षेत्र विशेष में महामारी, भूकंप, बाढ़ या वनस्पतिक जो हलचल होने के कारण उन्होंने अपने निवास के अनुकूल उस स्थिति को नहीं समझा। उन्होंने उस अपने निवास स्थान के लिए जो है इच्छित स्थान पर वो पलायन कर गए और अपनी जो बनी हुई सामग्री है जो वो वहीं छोड़ गए। धीरे धीरे वहाँ जमीन में जो है धंसती नहीं गई, उसके ऊपर आंधी, तूफान, विवर्तनिक अचलों के कारण उसके मकान ढह गए और उन ढेर के ऊपर जो है बालू के कारण मिट्टी बिछ गई और नए पेड़ पौधे उगाए और वो आच्छादित हो गए। तो नीचे दबा हुआ जो स्थल है वो आच्छादित हो जाने के कारण वो फिर टीले के रूप में दिखाई देता है। इसके नीचे जैसे ऊपर में पेड़ पौधे उगाए हैं, यहाँ पर लोगों ने निवास करना शुरू कर दिया और नीचे जो है सभ्यता के दबे होने के प्रमाण मिल जाते हैं।
तो इसी प्रकार आगे जो हमारा अपना जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण थे और ये शहरी थे। तो इसका मतलब ये था कि एक अचानक ये बदलाव कैसे आ गया कि ये लोग वो जो कला और संस्कृति थी वो वहीं छोड़ चुके थे, लेकिन उसके अनुवर्ती लोग जो अपनी जान बचाकर अपने परिवार को बचाकर ये लोग इस भारतीय के क्षेत्र में आकर बस गए, या सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी को केंद्र मानकर, ये जो सरस्वती नदी थी बहती थी राजस्थान में, और इसकी जो सहायक नदियां हैं घग्गर ये नदी, ये इसके आसपास केंद्र में आकर ये अपने निवास करने लगी। और ये जो क्षेत्र आगे आएगा जो आपको ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहलाएगा, जो आगे के क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार पलायन होगा, या इधर भी होगा और पलायन इधर भी होगा। इसके बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा वैदिक संस्कृति में। लेकिन ये व्यावहारिक हैं, वो लोग यहाँ दबे नहीं हैं, पलायन कर गए हैं। और पलायन करने के आधार पर या यहाँ पर जो फाइंडिंग्स मिली है पुरातत्व के आधार पर अलग अलग विद्वान ने उसके विनाश के कारण बताए हैं, जो कि आपको अवगत करा देते हैं। तो ये मत मानना कि एक ही मत इसके लिए उपयोगी है, वो जरूरी नहीं है। तो सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन किस कारण से हुआ है, प्रामाणिक रूप से दर्शाए गए हैं। सबसे पहला जो विद्वान है दोस्तों, फेयर सर्विस। फेयर सर्विस जो महोदय हैं, इन्होंने सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया है कि इन्होंने कहा है कि ये लोग कटाव, वनों का कटाव करने लगे। जैसे ईंटें पकाने के लिए हैं, अपने बर्तन पकाने के लिए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में जो है कुम्हारों के आंवें प्राप्त हुए, तो बहुतायत से जो है लकड़ी का कटाव करके ले आए, जिसके कारण क्या हुआ, संसाधनों में कमी आई, पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ, और फिर धीरे धीरे क्या बन गया, पतन का कारण बना। तो ये है कि जंगलों का कटाव और परिवर्तन जो है इनका पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण किसने बताया है दोस्तों, ये बताया दोस्तों फेयर सर्विस ने बताया। फेयर सर्विस के बाद दूसरा मत जो दिया है मार्टिमर व्हीलर ने बताया। मार्टिमर व्हीलर इस सभ्यता के अंत का क्या कारण मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का आकस्मिक अंत हो गया। आकस्मिक अंत होना ये संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि कोई अचानक हलचल आई हो, कोई परिवर्तन हुआ हो और ये लोग छोड़कर चले गए, दबे नहीं है, कहीं से भी इनके जो है असंख्य मात्रा में शव नहीं मिले हैं। तीसरा प्रमाण जो है मार्टिमर व्हीलर ने दूसरा मत जो है परिवर्तन करके कहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का आधार विदेशी था। आधार का मतलब है कि विदेश से आए थे और जब यहाँ अनुकूल स्थिति नहीं लगी तो अचानक छोड़कर चले गए हैं। ये मत भी उचित नहीं लगता। आगे चलते हैं जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने भी दो प्रकार के कारण बताए, जो कि ये हैं हमारे पुरातत्व निदेशक भी बने पुरातत्व के। इन्होंने जो अपना मत दिया है वो दो प्रकार से, एक तो अपने भूकंप को उधरता बताया है। जो भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों, कालीबंगा से प्राप्त हुआ, क्योंकि उनकी दीवारों में क्या आई हुई थी, दरारें आई हुई थी। उसको प्रमाण मानकर ये कहा है कि सभ्यता का विनाश भूकंप से हुआ है, लेकिन सारी सभ्यता एक साथ विनष्ट हो जाए जरूरी नहीं है। एक दूसरा मत उन्होंने कहा प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ है, विनाश हुआ है। तो प्रशासनिक शिथिलता का प्रमाण कहाँ मिलता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में मिलता है। मोहनजोदड़ो में प्रशासनिक शिथिलता का मतलब यह है कि कुम्हारों के द्वारा जो ईंटों का और मटके बनाने और पकाने का काम करते थे, उनके आवे जो है वो मुख्य सड़कों या जो सड़कों के किनारे या सड़कों पर अतिक्रमण करके बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि प्रशासन ने, सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अतिक्रमण करके क्या कर दिया है, अपने आवों का निर्माण कर दिया, और धीरे धीरे इनके प्रशासनिक संगठन जो है शिथिल हो गया और धीरे धीरे क्या हो गए, पतन की ओर चले गए। आगे चलें दोस्तों कि इस पतन के जो कारण है वो क्या आता है, ओरेल स्टाइन और अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने तीनों ने मिलकर क्या बताया दोस्तों, ये कारण जो इन्होंने बताया है वो ये कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हुई। ये केवल ओरेल स्टाइन ने कहा। जलवायु परिवर्तन का मतलब कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, तो उन्होंने देखा कि अनुकूल स्थिति में चल लेते हैं। लेकिन बाद में अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल ने मिलकर क्या बताया है कि ये बात आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ के कारण ये लोग अपना पलायन कर गए। बाढ़ आ जाने से मतलब कि अधिक बारिश हुई और इन नदियों में या इनकी जो सिंधु की और सरस्वती की सहायक नदियों में अधिकांश पानी बहने लगा, निवास के अनुकूल ना होकर ये कारण होने के कारण ये अतिरिक्त स्थानों पर चले गए। आगे देखें
तो एम.आर. साहनी के द्वारा जो मत दिया गया है इसके साथ जुड़े हुए थे तो राइट और डेल्स महोदय, डेल्स कहें या साहनी महोदय की तरफ से कहें, तो ये छठवां जो मत दिया है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। भूतात्विक परिवर्तन का मतलब है कि कभी भूकंप चला होगा, कभी महामारी आई होगी, कभी किसी न किसी प्रकार की हलचलें हुई होगी, जिसके कारण ये जो अनुकूल स्थिति नहीं बनी और इन लोगों ने पलायन कर गए। आगे चलें, डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी ने जो मत दिया है वो उचित नहीं लगता, लेकिन देख लेते हैं मत क्या है इनका। इन्होंने कहा है मोहनजोदड़ो के लोगों को आग लगाकर इसकी हत्या कर दी। अगर आग लगाकर हत्या की गई तो जलने के साक्ष्य भी तो होना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि एक साथ जो 700 मिले हैं बाह्य आक्रमण कह सकते हो, लेकिन पूरा प्रमाण नहीं है। लेकिन किसी इन लोगों को बांध कर या इकट्ठा करके जला दिया गया, ऐसा तो नहीं है कि किसी 1-2-4 घरों में ये बंद है, कैद हैं और इनको जला दिया गया। ये मत डी.डी. कौशाम्बी का जो है उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना है। आगे चलें, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर का जो मत है वो ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण क्या हो सकता है, ये विदेशी आक्रमण और आर्यों का, विदेशी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हुई। पहले जो कंपटीशन में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनमें बाह्य आक्रमण से नष्ट हुई, तो बाह्य आक्रमणकर्ता कौन थे, आर्य। आर्यों के बारे में ये जो मत मिलता है किसी कारण उन्होंने जो प्रमाणित किया है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आर्यों के आक्रमण से ये सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। कैसे कि हमारे आगे जो हम सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं, कौन सी, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, उसके निर्माता जो होंगे वो कौन होंगे, आर्य। ये जो वैदिक सभ्यता के निर्माता जो आर्य होंगे उनमें से जो है विदेशी जो मत है, जो एक मत है होता है कि इनका आगमन भारत में कहाँ से हुआ है, विदेश से। अब विदेश से इनका आगमन होता है तो ये इधर से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं। मध्य एशिया से आने के कारण ये इन लोगों को नष्ट करते हुए भारत की ओर प्रवेश कर गए। लेकिन पुख्ता प्रमाण क्या बताना चाह रहे हैं कि बाह्य आक्रमण हुआ था, तो मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है वहां पर सड़क के किनारे 7 शव प्राप्त हुए थे। वो शव जो है अव्यवस्थित थे, मतलब कि उनको विधिवत ढंग से इनका शवदान नहीं किया गया था। तो ये बताया जाता है कि बाह्य लोगों ने आक्रमण करके उनको नष्ट कर दिया। लेकिन क्या सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो में केवल 7 ही लोग रहते थे क्या, केवल 7 लोगों को ही मार के वो आगे बढ़ गए क्या? ये मत थोड़ा जो है अनैतिक लगता है। लेकिन हम इसके प्रामाणिकता के आधार पर उन्होंने जो कहा है कि किस आधार पर कहते हैं, तो ये 7 शवों के आधार पर ये कहते हैं कि बाह्य आक्रमण से हुआ है। और बाह्य आक्रमणकर्ता कौन थे, तो वो बाह्य आक्रमणकर्ता आर्य थे। और बाह्य आक्रमणकर्ता आर्य थे, इसका प्रमाण किसने दिया है? तो दोस्तों ये वैदिक सभ्यता में जो मध्य एशिया से जो आर्यों की उत्पत्ति होती है उस मत को आधारित करके कहा गया है। तो इस प्रकार से हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बहुत सारे कारण अपने पढ़े हैं, उनमें कोई एक उचित कारण नहीं है, लेकिन प्रमुख कौन सा है वो अपन देख लेते हैं। इस सभ्यता के पतन में जो प्रमुख कारण है वो है पारिस्थितिकी असंतुलन, एक, दूसरा इनका जो होता है जलवायु परिवर्तन, और एक आता है भूतात्विक परिवर्तन। ये 3 कारण जो है, इन 3 कारणों से ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने आप को अनुकूल स्थानों की ओर विस्थापित कर लिया और आगे चलकर ये अपने अनुकूल निवास स्थान और अपनी सभ्यताओं का निर्माण करने में लग गए थे। तो आगे चले दोस्तों कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है अगला जो अपना टॉपिक बनता है वो कौन सा आता है, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का जो हम अध्ययन अध्यापन शिक्षण जो है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। अभी तक जो आज हमने पढ़ा है, जो इनके 7 भाग निकले हैं, उन 7 भागों में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के निवास, विकास और उनके पुरातन स्थल को लेकर उनके विनाश तक के पॉइंट को लेके आए हैं। दोस्तों इनके इसी के साथ ही अपना सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हो जाती है। आज की जो कक्षा यही विराम देते हैं। दोस्तों अपने घरों में सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।